कभी देश की राजनीति को नई दिशा दी थी जयप्रकाश नारायण ने, और अब यशवंत सिन्हा भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री बिहार की राजनीति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा का गठन करके बिहार में चुनौती दे रहे हैं जो यहाँ के स्थापित दल हैं, एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। इनके निशाने पर कौन है, खुद बात करेंगे और जानेंगे, और क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं, क्या इनका मैनिफेस्टो होगा। सर, आपका स्वागत है। आपने क्यों जरूरत महसूस की तीसरा मोर्चा की बिहार में? आपको लगता है कि जरूरत है अभी? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा आपसे कि हाल के महीने में जो घटनाएं घटी हैं उससे एक बिहारी के नाते मैंने अपने को अपमानित महसूस किया। और उसके बाद जब मैंने जांच पड़ताल शुरू करी तो मैंने ये पाया कि लगभग हर मामले में बिहार पूरे देश में सबसे लास्ट पायदान पर खड़ा है। और ये बिहार की हद बदहाली क्यों हुई? 15 साल से अगर एक व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है और उसके राजपाट में ये बदहाली हो जाए किसी राज्य की, तो ये सबके लिए शर्म की बात है। प्रवासी मजदूर, जानते हैं आप, बिहार से 40 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। और जब वो वहाँ उनका रोज़गार ख़त्म हो गया कोरोना और लॉकडाउन के चलते, तो जब उन्होंने बिहार लौटने की बात सोची, पैदल चल पड़े, तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। न उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की, न उनके लिए बसेस की व्यवस्था की, और ये घोषित कर दी कि हमको नहीं चाहिए मजदूर, क्योंकि वो आके कोरोना फैलाएंगे। क्या अपने प्रदेश के रहने वालों के साथ कोई इस प्रकार असंवेदनशील हो सकता है? लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया। तो मैंने एक बिहारी के नाते अपने को अपमानित महसूस किया। पूरे देश में, क्या दुनिया में जितने बिहारी हैं वो सब पूछते हैं, लोग जो बिहारी नहीं है वो पूछते हैं कि भाई बिहार की हालत क्यों हो गई। और जब मैंने पता किया कि हर मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है, तो फिर मैंने तय किया कि हाँ, बदलने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, एक बेहतर बिहार बनाने की आवश्यकता है। और तब मैं यहाँ आया हूँ। ये एक आंदोलन है, ये तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा, ये मीडिया के फ्रेजेस हैं, हमारे फ्रेज नहीं है। आंदोलन है, मोर्चा नहीं। ये एक आंदोलन है बेहतर बिहार बनाने का। तो उस आंदोलन को चलाने के लिए अपने साथियों के साथ मैं यहाँ पर। 15 साल लालू जी का शासनकाल रहा, 15 साल नीतीश जी का रहा। आप दोनों शासनकाल में क्या देखते हैं, क्या अंतर? देखिए, उसके पहले कांग्रेस का शासनकाल था, उसके पहले कभी मौर्य यहाँ राज करते थे, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, कभी गुप्ता डायनास्टी थी। इतिहास में कितना पीछे जाना चाहते हैं? जब ये तय हो जाए कि इतिहास में 15 साल नहीं, हम 30 साल पीछे जाएंगे, ये तय कर लेंगे 50 साल पीछे जाएंगे, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। नहीं तो विकल्प क्या है? ये लगता है हम हैं, विकल्प है बेहतर बिहार बनाओ मोर्चा, ये विकल्प है आज के दिन। तो आपके इस मोर्चा से कितने प्रभावशाली लोग जुड़े हैं बिहार के, जो बदल सकते हैं बिहार में बदलाव ला? मैं मानता हूं कि काफ़ी सारे प्रभावशाली लोग जुड़े हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन सबको मेरा खुला निमंत्रण है कि बेहतर बिहार बनाने की दिशा में आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और हम सब मिलकर इस आंदोलन को और मजबूत बनाएं। लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं आपके मोर्चा से या संगठन से, वो ऐसे हैं या तो एनडीए में उनको जगह नहीं मिली या महागठबंधन में जगह नहीं मिला, वहीं आपके साथ अभी तक जुड़े? तो वो तो आप कह सकते हैं कि मुझे भी कहीं जगह नहीं मिली तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। ये मैं नहीं सही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका वजूद है बिहार की राजनीति में, उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ आपको कि हम एक अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, एक शोषण मुक्त बिहार चाहते हैं, और इसीलिए हमारे साथ जो चेहरे हैं वो आपराधिक चेहरे नहीं हैं। आप देख रहे हैं ना बगल के उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, बाहुबली होंगे, वो मोर्चा में शामिल नहीं। हमारा मकसद यही है कि आप अपराधियों के साथ मिलकर अपराध मुक्त बिहार नहीं बना सकते हैं, इसलिए अपराधियों से दूर रहा जाए। लेकिन आपके मोर्चा से जो जुड़ेंगे वो चुनाव किस सिंबल पर लड़ेंगे? कोई पार्टी होगी, क्या होगा? हम आगे जाके तय करेंगे। चुनाव अभी हम लोग जुलाई के महीने में बात कर रहे हैं, चुनाव अक्टूबर नवंबर में है।
जब चुनाव की घोषणा होगी तो हम सब साथियों के साथ मिलकर इस पर बात विचार करेंगे और तय करेंगे हम लोग। कोई पार्टी नई पार्टी बनाएंगे तो संविधान बनाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल श्रीकांत जी, मैं नई पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियां हैं बिहार में जो मेरे साथ जुड़ी हैं, उन सबको मिला के एक मोर्चा बनाना है। इसलिए मैंने कहा बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार मोर्चा, ये जाएगा इसी नाम से चुनाव। तो आपके इस मोर्चा से सबसे ज्यादा बीजेपी को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने आप पर हमला बोला है कि गोल्ड को रख दिया गिरवी और कह रहे हैं कि बदल देंगे बिहार। बीजेपी बिहार में बहुत सारे महान अर्थशास्त्री हैं आज के दिन, देश में उनके कोई तुलना नहीं है। अब ऐसे छुटभैये लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, ना मैं उसका कोई उत्तर देना चाहता हूँ। लेकिन सर, आप क्या मानते हैं कि क्या मेन मुद्दा होगा इस चुनाव का? प्रवासी मजदूर होंगे, अपराध होगा, विकास होगा? हम चाहते हैं अपराध मुक्त बिहार बने, हम चाहते हैं शोषण मुक्त बिहार बने, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। ये तीन नहीं होंगे तो कभी भी कोई प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो हम चाहते हैं वो ये कि बिहार में इतने रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं कि यहाँ के नौजवानों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि बिहार ही में रह के आप पढ़ सकें, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिहार में हेल्थ केयर, चिकित्सा की व्यवस्था ऐसी हो जाए कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, यहीं सब कुछ हो। और हम चाहते हैं एक ऐसा बिहार बने जो इतने शीर्ष पर पहुँचे कि बाहर से लोग यहाँ पर शिक्षा की प्राप्ति के लिए आए। जैसे एक ज़माने में लोग आते थे नालंदा और विक्रमशिला, और बिहार में ही लोग चिकित्सा कराने के लिए आए, बिहार में लोग रोजगार की तलाश में आए, बिहारी को बाहर नहीं जाना पड़े। और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हम फिर उसी शिखर पर बिहार को पहुंचे। सर, एक चीज तो मानेंगे कि बिहार में 15 साल लालू जी ने भी राज किया तो जातीय समीकरण के आधार पर किया। नीतीश कुमार भी राज कर रहे हैं तो भले विकास पुरुष का नाम दे दें, लेकिन उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग, जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा और जातीय समीकरण के बलबूते ही वो आज तक बने हुए सत्ता में। आप जो कह रहे विकास को मुद्दा बनाएंगे, शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाएंगे, ये बन पाएगा बिहार में? उम्मीद है? देखिए, हम बिहार के चुनावी इतिहास को अक्सर भूल जाते हैं और बिहार को जात पात में बांधकर बिहार की बदनामी करते हैं। ये अनेक उदाहरण है हमारे चुनाव में, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, जिसमें कि लोगों ने जातियों के ऊपर उठकर वोट दिया है। अगर एक गठबंधन को पिछले साल के चुनाव में 40 लोकसभा सीटों में 39 सीटें मिली तो जातीय आधार पर मिली कि लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट दिया। तो इसलिए अगर सही ढंग से अपील किया जाए, तथ्य रखे जाएं लोगों के सामने, तो बिहार की जनता ने बराबर ये साबित किया है कि वो जात पात से ऊपर उठकर वोट देंगे। तो आप आश्वस्त हैं कि आपका जो मोर्चा है एक विकल्प देगा बिहार को? मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि बिहार में हमारा मोर्चा जो है वो विकल्प देगा और पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस विकल्प को स्वीकार करे। आपने एक यात्रा की शुरुआत की थी, बिहार की यात्रा की, अब निकले भी थे, क्या रिस्पांस रहा और क्या फीडबैक? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों ने बहुत गौर से जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ हम लोगों की बात लोगों ने सुनी। 2 दिन के बाद ही हम लोगों को यात्रा को स्थगित करना पड़ा क्योंकि हम लोग आगे बक्सर जाने वाले थे। बक्सर में लॉकडाउन हो गया, अब पटने में लॉकडाउन हो गया, उधर हम लोग चंपारण जाने वाले थे, वहाँ लॉकडाउन हो गया। तो कई स्थान जो हम इस यात्रा में फर्स्ट फेज़ में कवर करना चाहते थे वहाँ लॉकडाउन हो गया और इस तरह हम लोगों को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मोर्चा के कई नेताओं ने, यहाँ तक कि नागमणि ने कहा है कि आपके इस बिहार यात्रा से घबराकर बिहार सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया। ये अब सहमत है? नहीं, अब ठीक है, मैंने भी एक ट्वीट किया था जिसमें हमने कहा क्या बिहार सरकार डर गई, क्योंकि इतने दिन से उन्होंने लॉकडाउन के बारे में नहीं सोचा। जैसी हमारी यात्रा चली और 2 दिन चली तो उन्हीं सब इलाकों में लॉकडाउन लग गया जहाँ से हम गुजरने वाले थे। लेकिन खैर, हम ये नहीं दावा करेंगे कि बिहार सरकार डर गई। कोरोना की महामारी भयंकर है, बिहार में जांच नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो इसके लिए जो भी उपाय करने चाहिए वो उपाय करने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिहार सरकार ने समुचित उपाय अभी तक नहीं किए हैं। चुनाव टालना चाहिए?
हाँ, मैं मानता हूँ कि इस परिस्थिति में, बाढ़ की परिस्थिति में जो इस बार बहुत भयंकर है, मुझे नहीं लगता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। और ये जो वर्चुअल रैली और ये वो जो है, वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है राजनीतिक दलों के बीच में, उस लेवल प्लेइंग फील्ड के विपरीत है। इसलिए हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। कई बार देश में ऐसा समय आया है जब प्रदेशों के चुनाव टले हैं, और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही एक विकराल परिस्थिति है ना। इस प्रकार की परिस्थिति कभी देखा ही नहीं किसी ने। तो इसलिए चुनाव टलें और लोगों को मौका मिले सही ढंग से अपने वोट का इस्तेमाल करने का, तो अच्छा होगा। जेडीयू का चुनावी नारा है, मुद्दा है 15 साल बनाम 15 साल। कितना जस्टिफाइड है, कितना उचित? नहीं, 15 साल बनाम 15 साल उन्होंने कहा है, तो 15 साल बनाम 50 साल क्यों नहीं है? 15 साल बनाम 200 साल क्यों नहीं है? कहाँ तक, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि कहाँ तक पीछे जाना चाहते हैं? देखिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। चुनाव में जनता अपना जजमेंट का इस्तेमाल करती है और रखती है सरकार को या बाहर भेजती है। तो जो 15 साल से 3 बार उसको जनता ने मौका दिया और फिर वो चौथी बार मौके की तलाश में है बदहाली के इस हालात को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और मैं आपसे जोर दे के एक बार फिर कहूँगा कि पिछले 15 वर्षों में जो एक व्यक्ति का शासन रहा है, नीतीश कुमार जी का, उसी पर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी एक मौका मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि मेरे राज्यकाल में जो कुछ हुआ। हमको विपक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और इसलिए नहीं करनी है कि विपक्ष आज शासन में नहीं है, वो विपक्ष में है। उसको काम करने का मौका मिला था 15 साल पहले। तो अभी तो हम लोग अभी हाल के इतिहास को देखेंगे ना। अगर नीतीश कुमार, विपक्ष कैसा है, इसमें दम है? विपक्ष में दम होता तो फिर हमें आने की जरूरत क्या पड़ती? बिल्कुल। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि विपक्ष में अगर दम होता तो यशवंत सिन्हा की कोई दरकार ही नहीं थी। तो फिर से एक बार जम गए हैं। अब देखना यह है कि जेपी ने जो बदलाव लाया था देश की राजनीति में, क्या यशवंत सिन्हा बिहार को बदल पाएंगे? ये बदलाव तभी संभव होगा जब जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये मोर्चा नहीं है, आंदोलन है। और आंदोलन तो तभी सफल होता है जब उसे जन समर्थन प्राप्त होता है। तो आपको तय करना है कि कितना समर्थन देना है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।